ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था कि मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर लगा थ्रू सीपीओ। लेकिन ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट 4 साल की मेहनत के बाद आया था। एसएससी के जो 3 मेजर पेपर्स होते हैं, उस सीजीएल, सीएचएसएल एंड सीपीओ, उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है। और यूट्यूब फ्री क्लासेस से मैं पढ़ा हूँ। मैंने एक पैसा खर्च नहीं करा था अपनी बेसिक्स में। तो मेरी मम्मी जो है वो सिलाई करती है और सिलाई सिखाती है, घर भी संभालती है, हमें भी पढ़ाती है, सब चीज़ करती है। सीजीएल में अगर कोई बंदा 2400 ग्रेड पे नहीं ले पा रहा तो वो सीपीओ में 4200 ग्रेड पे आराम से ले सकता है। कंडीशन है कि इंग्लिश मैंने खुद पढ़ी है, किसी टीचर से नहीं पढ़ा। वॉल्यूम 1 मैंने कम से कम 25 से 30 बार पढ़ी है। कैलकुलेशन प्रैक्टिस में ये सारी चीजें तो याद करनी है, ऊपर से आपको रोज अपने आप को 5-5 क्वेश्चन देने हैं, 2 डिजिट के स्क्वायर के, 2 डिजिट के क्यूब के, 3 डिजिट के स्क्वायर। मैंने और मेरे घर वालों ने किसी को बता ही नहीं रखा था मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मोटिवेशन फैक्ट्री के शानदार प्लेटफॉर्म पर। एसएससी सीजीएल टॉपर्स के इंटरव्यूज लगातार चल ही रहे थे। इसी बीच एसएससी सीपीओ का भी रिजल्ट आ गया और आप सभी लोगों के कमेंट्स भी आने लगे कि एसएससी सीपीओ टॉपर से मिलवाओ। तो मेरा नाम है अंकित शर्मा और आज की इस वीडियो में हमारे साथ है हिमांशु भाई। हिमांशु भाई ने एसएससी सीपीओ 2022 में ऑल इंडिया रैंक 48 हासिल करी है और दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट इनको प्राप्त हुई है। हिमांशु भाई का फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही बेसिक है। इनकी माताजी सिलाई का काम करती हैं, पिताजी भी टैक्सी का काम करते हैं। उन सब ने इतना मेहनत परिश्रम किया और आज उनका लड़का दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन के उनके सामने आया है। तो इनकी जर्नी बहुत मोटिवेशनल, बहुत इंस्पिरेशन रहेगी आप सभी लोगों के लिए। और इस इंटरव्यू को लास्ट तक देखना अगर आप सीपीओ का सपना देखते हो, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर का सपना देखते हो, क्योंकि इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सारी स्ट्रेटजी। हिमांशु भाई ने किस तरीके से पढ़ाई करी, क्या क्या किताबें उन्होंने फॉलो करी, क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करे, जैसे कोचिंग्स को लेकर बात करें, कोचिंग लिया या फिर नहीं लिया, मैथ के लिए कैसे पढ़ाई करी, इंग्लिश के लिए कैसे पढ़ाई करी, जो भी सब्जेक्टिव चीजें हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। मैथ में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे हैंडल करना है, मॉक टेस्ट कैसे देना है, तमाम बातों को डिस्कस करेंगे। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना। आप सभी लोगों के कोई भी क्वेरीज होते हैं आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हिमांशु भाई बहुत बहुत स्वागत है मोटिवेशन फैक्ट्री पर और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने इतनी बड़ी सफलता हासिल करी। एसएससी सीपीओ के थ्रू आप सब इंस्पेक्टर बने। तो कैसे हो आप, और एक ऑडियंस के लिए शॉर्ट इंट्रो दे दीजिए। मैं बहुत बढ़िया हूँ सर। तो मेरा नाम हिमांशु है। मैं एसएससी सीपीओ 2022 से दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर सिलेक्ट हुआ विद ऑल इंडिया रैंक 48। इससे पहले मेरे 3 फाइनल सिलेक्शंस हो चुके हैं, ये मेरा 4th था। मैंने नॉर्मली एसएससी के जो 3 मेजर पेपर्स होते हैं, उस सीजीएल, सीएचएसएल एंड सीपीओ, उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है। ओके दोस्तों, आज का वीडियो स्पॉन्सर किया है ओलिव बोर्ड ने। ओलिव बोर्ड जैसा कि आप जानते हैं इंडिया का सबसे बड़ा जाने माने टेस्ट प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म में से एक है। ओलिव बोर्ड पे एसएससी प्रिपरेशन के लिए आपको मिलेंगे एग्जाम वाइज कोर्सेज, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। इसके अलावा 700 से ज्यादा मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, जीके के चैप्टर वाइज नोट्स, अदर प्रिपरेशन मटेरियल भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। यही नहीं, ओलिव बोर्ड ऐप पर आप हर घंटे फ्री माइक्रो मॉक लेकर आप कर सकते हैं अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत। साथ ही हर शनिवार और रविवार को ओलिव बोर्ड फ्री ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करवाता है। तो देर किस बात की, आज ही ओलिव बोर्ड ऐप डाउनलोड करिए और अपनी एसएससी की तैयारी को नेक्स्ट, जैसे सीएचएसएल आपने निकाला है, सीजीएल निकाला, सीपीओ निकाला, और कौन से एग्जाम है वो आपने अटेम्प्ट करे और उनका रिजल्ट क्या रहा? मेरा 4 गवर्नमेंट जॉब्स में फाइनल सिलेक्शन हुआ है। सीएचएसएल 2021, सीजीएल 2022 एंड सीपीओ 2022 एंड बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर। इसके अलावा मैंने मल्टीपल एग्जाम्स दिए हैं, जैसे सीडीएस, एफकेट, कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट, हरियाणा पुलिस, एमटीएस, रेलवे ग्रुप डी। इनमें मैंने क्लियर करे है मैंने पेपर, लेकिन कुछ प्रोसेसेस मैंने स्किप कर दिए, कुछ में मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ और एफकेट सीडीएस में मैं कॉन्फ्रेंस आउट होता रहता हूँ। सपना दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर ही था या फिर और कुछ? दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर मेरी प्रायोरिटी थी, लेकिन इससे ऊपर मैं बस एक नौकरी रखता हूँ, वो है एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर। तो जब तक मेरी एज है, अभी मैं 22 का हूँ, 24 तक होती है, उसमें मैं सीडीएस के लिए ट्राई करूंगा जरूर। ओके, कितने साल लग गए आपको दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने का? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था कि मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर लगा थ्रू सीपीओ। लेकिन ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट 4 साल की मेहनत के बाद आया था। ये 4th ईयर है मेरी एसएससी की प्रिपरेशन का। वैसे उससे 1 साल पहले मैंने एनटीपीसी की भी तैयारी करी थी, तो ऑलमोस्ट 4 से 5 साल लग गए। 4 से 5 साल लग गए। ओके, अगर आपके शुरुआत से बचपन के बारे में जानना चाहो तो बचपन कैसा रहा आपका? जिस तरीके से अभी हमारी बातचीत हो रही थी कि आपका बहुत हम्बल बैकग्राउंड है, माताजी पिताजी दोनों ही परिश्रम करते हैं, तो कैसा बचपन आपका गुजरा और शुरुआती पढ़ाई लिखाई कहाँ पर हुई, कैसा रहा? मैं बचपन से दिल्ली में रहा हूँ। मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं दिल्ली में ही पढूं, मैं और मेरा भाई दिल्ली में ही पढ़े। तो प्राइवेट स्कूल से मैंने अपनी स्कूलिंग करी है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने मेरिट बेस पे एडमिशन लिया था, राजधानी कॉलेज में। तो कॉलेज के सेकंड ईयर में ही 2019 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी।
तो मेरी मम्मी जो है वो सिलाई करती है और सिलाई सिखाती है, घर भी संभालती है, हमें भी पढ़ाती है, सब चीज़ करती है। मेरे पापा का ये था कि मेरे पापा मेरी मम्मी से थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, वो इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। तो उन्होंने नौकरी लेने की ट्राई करी। उनकी जब भी नौकरी लगी, कभी 15,000 रुपए की लगी, कभी 20,000 रुपए की लगी, और वो भी स्टेबल नहीं लगी। कभी 2 महीने लगी, 4 महीने, 1 साल मुश्किल से। वो बीच में काफ़ी लॉन्ग टाइम तक तो वो अनएम्प्लॉयड भी थे। उस बीच मम्मी ने ही घर संभाला है। तो थक हार के जब नौकरी नहीं मिल रही तो पापा ने ओला उबर का रास्ता अपनाया कि ओला उबर में खुद की गाड़ी चलाते हैं। तो चलानी स्टार्ट करी तो कमर में दर्द रहने लगा, जिस वजह से वो गाड़ी चलानी छोड़नी पड़ी। उसके बाद फिर अपना इधर उधर बात करी कि कहीं नौकरी मिल जाए। तो एक था जिसने बोला था एयरपोर्ट में लगवा देंगे, तो वो था कि उसके लिए हैवी लाइसेंस चाहिए था। तो 25,000 रुपये फूके हुए हैवी लाइसेंस बनवाने के चक्कर में अल्टीमेटली उसमें भी नौकरी नहीं लगी। फिर वो टेंडर वगैरह निकलते, उसमें भी कुछ पैसा फूका, 1,00,000 1,50,000 रुपए, तो उसमें भी फाइन कुछ रिजल्ट नहीं मिला। तो जब इतनी जगह में कहीं हाथ पैर मार के नहीं मिल रही, तो फिर दोबारा ओला उबर पे आए। जब गाड़ी ली उसके बाद लॉकडाउन लग गया, तो फिर लॉकडाउन के बाद चलानी स्टार्ट करी। तो उनका मन नहीं है गाड़ी चलाने का, ऑब्वियसली काम हर कोई छोटा नहीं होता, लेकिन होता है, ड्राइविंग तो है ड्राइविंग का। तो इससे मेरा बहुत दिमाग खराब होता था, बहुत ज्यादा। मैं सोचता था चल कान बंद करके पढ़ ले, जब नौकरी लगेगी तो ये जो कलेश है घर के सही हो जाएगी, फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक हो जाएगी। तो अब उम्मीद है कि सब चीज सही हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सब सही हो जाएगा। अभी तो आपका सिलेक्शन हो ही गया है फाइनल, पोस्टिंग भी जल्दी हो जाएगी। तो जब रिजल्ट आपका आया सीपीओ का और आपने घर वालों को बताया, मम्मी पापा को बताया कि मेरा सब इंस्पेक्टर में हो गया है, तो कैसे रिएक्शन थे उनके और कैसा माहौल था? पहले तो मैं बोलूँ, जब मैंने एसएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, मैंने पापा को बताया था मेरे को सब इंस्पेक्टर लगना है। तो मिडिल क्लास बंदों के लिए बहुत हाइप होती है, कांस्टेबल भी लगना बहुत है कि दिल्ली पुलिस है, ये है वो है, हाइप है। पापा ने कहा इतनी आसानी से तो नहीं लग पाएगा, हलवा थोड़ी कुछ और देख, ऐसे कुछ बोला था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। तो जब रिजल्ट आया, मेरे जो मार्क्स थे सीपीओ के टीयर 1 टीयर 2 के, वो मेरे दोस्तों को किसी को नहीं पता, सिर्फ मेरी मम्मी को पता थे। और मेरी मम्मी को पता था कि हो जाएगा, 344 थे नंबर। तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख के पता था मम्मी को हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक अंदर से रहता ना कि फाइनल मेरिट में नाम आना चाहिए। पापा को मेरा बिल्कुल अनएक्सपेक्ट, वो तो डरे हुए थे कि होएगा नहीं होएगा। तो जब रिजल्ट आया तो पापा ज्यादा खुश हुए थे मम्मी से कि हो गया, और वो इसलिए ज्यादा खुश हुए कि जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ। हालांकि ईडब्ल्यूएस थी मेरे पे, लेकिन जनरल कैटेगरी में हुआ तो वो और एक अच्छी रैंक के साथ। ओके, अभी आप जैसे बता रहे थे तो घर पे मम्मी पापा ये सब काम करते थे और बहुत हम्बल बैकग्राउंड था, तो पढ़ाई कैसे मैनेज होती थी? आपने घर पे रह के तैयारी करी या फिर जैसे आपके पास में मुखर्जी नगर भी है तो वहां पर आप गए कोचिंग लिया, शुरुआत कैसे करी पढ़ाई की? तो ये था कि मेरे को प्रोफेशनली कुछ और करना है, स्पोर्ट्स करना था, मैन फिजिक करनी थी। तो मेरे को मेरे टीचर ने बताया कि गवर्नमेंट की तरफ से खेलेगा ये स्पोर्ट तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा rather than प्लेइंग इट इन अ प्राइवेट जॉब। तो फिर मैं सरकारी नौकरी की तरफ आया। 2019 में मैंने एनटीपीसी की तैयारी स्टार्ट करी थी अप्रैल में। 2019 से लगभग अक्टूबर तक मैंने ऑनलाइन पढ़ाई करी। अपना मैंने यूट्यूब फ्री क्लासेस से मैं पढ़ा हूँ, मैंने एक पैसा खर्च नहीं करा था अपनी बेसिक्स में। जब पेपर नहीं हो रहा था तो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो मैंने सोचा फिर एसएससी की तरफ आता हूँ। मैंने केडी कैंपस में एडमिशन लिया, लेकिन वहां मैं 2 महीने के लिए गया था, क्योंकि जो मैंने यूट्यूब पे बेसिक्स पढ़ लिया था केडी कैंपस में वही चीज वो पढ़ा रहे थे। और मेरा आगे 2020 में मार्च में मेरा सीएचएसएल का पेपर था, तो मेरे को लगा फिर मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है वहाँ पे। पढ़ा वो अच्छा रहे थे, लेकिन वही चीज मैं बार बार पढ़ूँ तो वो चीज सही नहीं है, तो मैंने वो छोड़ दी और मैं घर पे पढ़ा था। और सीपीओ की तरफ मैं इसलिए आ पाया कि मेरे को था कि मेरे को अगर मेरे अकॉर्डिंग अगर इंडिया में सरवाइव करना है तो थोड़ी पावर होनी चाहिए या पावर वालों से जान पहचान होनी चाहिए। तो मेरे को था कि अगर मैं सरकारी नौकरी की कर ही रहा हूँ तो क्यों ना मैं करूँ कि जिसमें मेरे को थोड़ी पावर मिले। तो इसलिए मैं सीपीओ में आया। और जो मेरी प्रिपरेशन थी मेजरली वो 2020 में स्टार्ट हुई थी, जनवरी में एसएससी की, और फिर मार्च में लॉकडाउन लग गया था। तो मैंने मेजर अपनी एसएससी की प्रिपरेशन लॉकडाउन में करी है, घर पे रह के ही। लास्ट में आके मैंने जैसे सीपीओ के टाइम पे या सीजीएल के टाइम पे मैंने लास्ट में आके लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी, थोड़ा फोकस्ड होने के लिए, थोड़ा और ज्यादा प्रोडक्टिविटी लाने के लिए। तो मैंने पेपर के टाइम पे लाइब्रेरी ज्वाइन करी, वरना मैंने घर पे ही पढ़ाई करी है सारी। ओके, यूट्यूब से पढ़ाई करी। और हिमांशु भाई अभी यूट्यूब पर लोगों को गाइड भी कर रहे हैं, बच्चों को गाइड भी कर रहे हैं। इनका चैनल भी है, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां आप जाके उसको चेकआउट करें और देखें किस तरीके से हिमांशु भाई आप लोगों को गाइड कर रहे हैं।
चलिए अभी आपकी हम स्ट्रेटजी पर अगर आ जाएं तो स्ट्रेटजी कैसे बनाई शुरुआत में किसी एक एग्जाम पर फोकस किया या फिर मन में यही था कि एसएससी अगर कर रहे हैं तो सीएचएसएल भी देंगे, सीजीएल भी देंगे और सब एग्जाम साथ साथ चल रहे थे, कैसे किया? मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये था कि मेरे को सीपीओ ही लेना है फर्स्ट अटेम्प्ट में, कुछ भी हो। लेकिन मैं कर सीजीएल की तैयारी रहा था, मॉक टेस्ट भी मैं सीजीएल के दे रहा था, सब चीज मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा था। लेकिन अब ये है ना कि अगर मैंने सीपीओ सोचा है तो मैं सीपीओ के भरोसे नहीं बैठ सकता, किस्मत का कुछ नहीं पता कि भगवान न करे वहां नहीं हुआ जो सोचा है। तो फिर एग्जाम्स में सारे देता था। मेरा सीजीएल मैंने दिया था 2021 जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसमें मेरा नहीं हुआ, सेकंड में मेरा हो गया था। सीएचएसएल मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड थर्ड में हुआ था, सेकंड मैंने दिया ही नहीं था। फर्स्ट में हुआ नहीं, सेकंड दिया ही नहीं, थर्ड में हुआ था। तो मैं एग्जाम्स में सारे दे रहा था। इसी बीच जैसे कोस्ट गार्ड हो गया, असिस्टेंट कमांडर टाइप के सीडीएल, मैंने सब एग्जाम्स दिए। लेकिन प्रिपरेशन सीजीएल की थी, सबकॉन्शियस माइंड में मेरा ड्रीम था सीपीओ, तो मैं इसकी तैयारी कर रहा था। हमारे चैनल पे सीजीएल के लिए बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, शायद कुछ बच्चे ऐसे हों जो सीपीओ के लिए ना ट्राई करते हो, सीपीओ के बारे में कम पता होगा। तो सीपीओ के बारे में थोड़ा बताओ, किस तरीके से डिफरेंट है सीजीएल से, या फिर सेम सिलेबस है, सेम एग्जाम पैटर्न है? पढ़ाई सेम है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम पढ़ाई है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं प्री में। और मेरा ये मानना है कि सीजीएल में अगर कोई बंदा 2400 ग्रेड पे नहीं ले पा रहा या सिर्फ 2400 पे ही अटक पा रहा है, तो वो सीपीओ में 4200 ग्रेड पे आराम से ले सकता है। कंडीशन है कि उसका फिजिकल और मेडिकल अच्छा हो। फिजिकल की थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट बता दो, कैसे क्या क्या होती है? इसमें 1600 होती है, पहला इवेंट होता है। 1600 मीटर मानिए अपने को 6.5 मिनट में। उसके बाद अपने होता है 100 मीटर की स्प्रिंट होती है और 16 सेकंड देते हैं उसके लिए। गर्ल्स का थोड़ा अलग क्राइटेरिया होता है, मेरे को अभी गर्ल्स का इतना नहीं है। गर्ल्स में, बॉयज में होता है 1600 6.5 मिनट में, गर्ल्स का होता है शायद 800 मीटर होती है, टाइमिंग मेरे को नहीं पता बॉयज में। फिर उसके बाद इवेंट होता है 100 मीटर 16 सेकंड में। उसके बाद होती है लॉन्ग जंप, 12-12.5 फुट होती है शायद लॉन्ग जंप, और हाई जंप होती है 3.11 फुट। उसके बाद शॉर्ट पुट फेंकना होता है 16 फुट। ओके, और एग्जाम में इंग्लिश, हिंदी, वो इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके जैसे वही आता है? जैसे सीजीएल में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, ऐसे सीपीओ में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। पर सीजीएल में अब थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया, सारे सब्जेक्ट्स आने लगे मेंस में, लेकिन सीपीओ में मेंस में सिर्फ 200 नंबर की इंग्लिश है। तो 400 में से 250 नंबर सिर्फ इंग्लिश है सीपीओ में। ओके, चलो अभी तो आप सब इंस्पेक्टर बन गए, आपका जो संघर्ष था वो सब उसका फल आपको मिल गया। तो ये संघर्ष जब चल रहा था, 1 साल हुए, 2 साल हुए, 4 साल आप लगातार तैयारी करी, मेहनत करी, और घर की हालत भी इतनी अच्छी नहीं थी। तो इस बीच क्या होता है, एक एस्पिरेंट को बहुत कुछ झेलना पड़ता है अपनी लाइफ में। एक तो उसके ताने बहुत मिलते हैं उसको, आपको जैसे रिलेटिव्स हो गए, आपके आस पड़ोस के लोग हो गए कि 2 साल से तैयारी कर रहा है, अभी तक कुछ नहीं हुआ, इसका कुछ नहीं होगा। क्योंकि वो तो बाहर देखते हैं आपको, अंदर लाइब्रेरी में तो वो देख नहीं रहे कि भाई कितनी मेहनत चल रही है ना। तो वो ऐसे कुछ ताने आपको पड़े, या फिर आप अपने आप को कैसे इस जर्नी में मोटिवेटेड रखते थे? मैंने और मेरे घर वालों ने किसी को बता ही नहीं रखा था मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ। सबको ये था मैं बीएससी कर रहा हूँ और बीएससी के बाद एमएससी कर रहा हूँ। तो उनकी नजरों में मैं एमएससी कर रहा था, फिर जाके मेरी सरकारी नौकरी लगी। बिना बताए धमाका कर दिया। किसी को नहीं बता रखा था। और जहाँ तक की प्रेशर की बात है, फैमिली भी प्रेशर करती है अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है मेरे। लेकिन प्लस पॉइंट था, मेरे घर वालों ने बोला था तू 27 साल तक पढ़ ले, तेरे को पढ़ना है तो। उनकी तरफ से कुछ नहीं आया। हालांकि मैंने खुद भी ट्राई करे, मैंने एसएससी एस्पिरेंट्स को मैथ भी पढ़ाई है, मैंने नॉर्मल ट्यूशन भी पढ़ाया है 9th-10th मैथ्स का। मैंने घर वालों को ये भी बोला, मम्मी को बोला था कि मेरे दोस्त बीटेक करने लग रहे हैं और नौकरी लग गई, क्योंकि हमारी तो ग्रेजुएशन होगी, मेरे साथ की थे, बीटेक करके कोई 40,000 कमा रहा है, कोई 50, तो ऐसा लगता है कि हम पढ़ रहे हैं और वो पैसे कमा रहे हैं। तो मैं बोलता था मम्मी को कि नौकरी कर लेता हूँ, साथ के साथ पढ़ लूंगा, और मेरे दोस्त इतना कमा रहे हैं, वो कमा रहे हैं। तो मम्मी कहती थी कि जब तू लगेगा इनसे अच्छा ही लगेगा, अभी बस पढ़ता रहे। ओके, इस तैयारी के दौरान सबसे ज्यादा साथ किसका रहा? फ्रेंड्स आपके साथ में तैयारी कर रहे थे या फिर आप अकेले ही तैयारी कर रहे थे? अकेले। मैंने अब जाके अपने दोस्तों से थोड़ी बात स्टार्ट करी है। कॉलेज के दोस्त से तो मैं पूरा कट ऑफ था, कॉलेज तो मैं ना के बराबर ही गया, मैं प्रिपरेशन कर रहा था, और आधे कॉलेज तो मेरा लॉकडाउन में गया। कॉलेज फ्रेंड्स मेरे 0 है, स्कूल फ्रेंड्स मेरे बहुत कम है, उनसे भी बस एक ही था जो मेरे साथ आया है, उसी से मैं बात करता था। वरना कि मैं सोशल मीडिया 0, दोस्त 0, खुद ही था। अब अकेला बंदा होता है, फ्रस्ट्रेट भी होता है, रोता भी है, सब चीज होती है, मैं सब चीज करता था, लेकिन मैं किसी से ऐसे बात नहीं करता था।
अपने में ही हाँ, था। तो उसी चीज के बारे में थोड़ा मैं और जानना चाह रहा हूँ। जैसा आपने बताया, क्या होता है कि कोई अगर तैयारी के बारे में सोचता है तो ऐसे ही अपने आप को बिल्कुल अलग कर लेता है दोस्तों से, सोशल मीडिया से, फिर वो बहुत अकेला फील करता है ना, जब मॉक में अच्छे नंबर नहीं आ रहे होते हैं, या फिर बाहर वो प्रेशर देखता है कि बहुत सारे बच्चे तैयार कर रहे हैं, कंपटीशन इतना है, मेरा होगा या नहीं होगा, तो वो बहुत अकेला फील करता है। उस समय अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखते थे? जैसे अपने रूम में भी, जैसे स्टडी रूम में बहुत सारे मोटिवेशन कोट्स चार्ट्स लगा के रखते हैं, तो ऐसे कोट्स चार्ट कुछ लगा के रखते हैं? एक भी कोट या एक भी कोई चार्ट नहीं था, बस वो थे मैप्स वगैरह लगा रखे थे, ऐसा कोई कोट या चार्ट नहीं था। सबकी सब एस्पिरेंट्स की ना अलग अलग रीजन होते हैं सरकारी नौकरी स्टार्ट करने के। मेरा एक नहीं है, मेरे बहुत रीजन है। तो मैं बस ये बोलूंगा, जब डिमोटिवेशन थोड़ा हो आपको, तो आप ये याद कर लेना कि भाई क्यों सरकारी नौकरी की तैयारी करी है। रीजन सबका होता है, कोई ऐसे मुंह उठा के नहीं करता। सही बात। तो उसी रीजन से मोटिवेशन आ जाएगा। बाकी मम्मी बोल देती थी कि लग जाएगा, कर ले तैयारी, ये था ओके, मेरा। सपना सीपीओ का दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने का ही था। तो जब पढ़ाई करके अपने बेड पे जाते थे, तो ऐसे सोने का टाइम है, सोने जा रहे हो, तो ऐसे ख्याल आते थे वर्दी का, गाड़ी का? शीशे के सामने मैं खड़े होकर देखता था अपने आप को कि एक दिन यूनिफॉर्म पहनूंगा। यूट्यूब पे मैं देखता था जो बंदे यूनिफॉर्म में डाल रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता था। चलिए, अभी आपके डिटेल स्ट्रेटजी पर हम आ जाते हैं, है ना, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं लगातार, तो उनकी उम्मीद होती है कि टॉपर्स हमें ऐसी कुछ चीजें बताएंगे जिनसे हमारी जर्नी में भी हेल्प होगी। तो शुरुआत सब्जेक्ट से, मैथ से करते हैं। तो मैथ किस तरीके से आपने तैयार किया, और मैथ में क्या क्या आपको ग्रेजुअली क्या क्या समस्याएं देखने को, परेशानी आई, तो उनको कैसे सुधारा आपने, और क्या क्या किताबें यूज करी? तो मैथ में मैं हमेशा बोलता हूँ कि 4-5 चीजें होती है। बेसिक्स, कोई भी बुक की प्रैक्टिस, प्लस प्रीवियस ईयर, प्लस मॉक्स, प्लस कैलकुलेशन प्रैक्टिस, ये 5 चीज होती है। बेसिक्स मैंने फ्री यूट्यूब क्लासेस से कवर कर लिया था। साहिल सर की एनटीपीसी की प्लेलिस्ट थी, मैंने एनटीपीसी से अपना बेसिक कवर करा है। नहीं तो साहिल खंडेलवाल, हाँ जी, वो वाईफाई स्टडी पे पढ़ाते थे पहले। तो बंदा क्या करता है कि एनटीपीसी का बेसिक पढ़ लिया, उसे लगा अब एसएससी की तैयारी करनी, तो अब एसएससी का बेसिक अलग से पढ़ो, जबकि बेसिक सबका सेम ही है। एनटीपीसी के बेसिक पे स्टिक करा, वही कॉपीज वही नोट्स, तो उनको रिवाइज करा। बेसिक मेरा वहां से कंप्लीट हुआ। फिर मैंने राकेश यादव सर के हैंड रिटन नोट्स लिए थे मैथ की बुक की प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि हम जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना ज्यादा हमारा माइंड ब्रॉड होता है और उतना ज्यादा हमें कॉन्फिडेंस आता है। तो बेसिक्स प्लस राकेश यादव सर के हैंड रिटन नोट्स, प्लस मैंने प्रीवियस ईयर के लिए किरण पब्लिकेशन यूज करी थी। मेरी गलती ये थी कि मैंने स्टार्टिंग में पिछले 10 साल के सॉल्व करना स्टार्ट करा था, जो कि मेरे को नहीं करने चाहिए थे। अगर कोई भी एस्पिरेंट अभी तैयारी करे, उसको 2018 के बाद से क्वेश्चंस करने चाहिए। प्रीवियस ईयर होगी। और मैं मॉक्स ऐसा करता था, हफ्ते में 1-2 लगाता था, मैं रोज नहीं लगाता था। पेपर के टाइम पे मैं आ जाता था रोज लगाने पे, लेकिन नहीं। और कैलकुलेशन प्रैक्टिस का ये था, मैंने यूट्यूब से 2 डिजिट के स्क्वायर, 2 डिजिट के क्यूब, 3 डिजिट का स्क्वायर और 3 डिजिट के क्यूब, ये 4 चीज मैंने याद कर ली थी, शॉर्ट ट्रिक्स। प्लस मैंने 40 तक स्क्वायर्स याद करे थे, 30 तक मैंने क्यूब याद करे थे, 20 तक मैंने टेबल याद करी थी, और प्राइम नंबर्स मैंने याद करे थे। कैलकुलेशन प्रैक्टिस में ये सारी चीजें तो याद करनी है, ऊपर से आपको रोज अपने आप को 5-5 क्वेश्चन देने हैं, 2 डिजिट के स्क्वायर के, 2 डिजिट के क्यूब के, 3 डिजिट के स्क्वायर के, और 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करने वाले 5 क्वेश्चन। ये स्पीड में बहुत इंप्रूवमेंट होगी इससे। ओके, एडवांस मैथ में बहुत दिक्कत आती है बच्चों को, तो एडवांस मैथ के लिए कहाँ से क्लासेस लिए, आपने कैसे उसको स्ट्रॉन्ग किया? एडवांस मैथ मैंने वही बेसिक कंप्लीट करा था एनटीपीसी से। सिर्फ 2 चैप्टर्स मैंने राहुल देसवाल सर से पढ़े थे, जो उस टाइम पे स्टडी आईक्यू पे पढ़ाते थे। अब उनका एक अलग से चैनल हो गया, वहां से मैंने पढ़ा था ज्योमेट्री, और अरिथमेटिक में मैंने पढ़ा था परसेंटेज। ये 2 चैप्टर मैंने उनसे पढ़े थे, राहुल देसवाल सर से। बाकी मैंने साहिल सर से ही पढ़ा था। जितना उन्होंने पढ़ाया वही मेरा बेसिक था, और बाकी मैंने बुक्स और उससे एडवांस मैथ ऐसी कवर करी थी। ओके, अभी इंग्लिश की बात कर लेते हैं, तो इंग्लिश कैसे किया, और अभी जो नए बच्चे हैं उनको कैसे करना चाहिए? इंग्लिश में जैसे कि मैंने बाकी तीनों सब्जेक्ट्स में टीचर से पढ़ा, 2 सब्जेक्ट्स में, लेकिन इंग्लिश मैंने खुद पढ़ी है, किसी टीचर से नहीं पढ़ा। वॉल्यूम 1 मैंने उठाई थी नीतू मैम की, वो मैंने पढ़ी, 1 बार नहीं समझ आई, 2 नहीं आई, 3 नहीं आई, क्योंकि कोई पढ़ाने वाला नहीं है, खुद ही पढ़ना है। 5वीं बार में धीरे धीरे समझ आने लग गई। वॉल्यूम 1 मैंने कम से कम 25 से 30 बार पढ़ी है अपनी पूरे 4 साल की प्रिपरेशन में। मेरा बेसिक वॉल्यूम 1 था। उसके बाद मैंने प्री के टाइम पे एमबी पब्लिकेशन यूज करी थी, प्रीवियस ईयर के नॉलेज लेने के लिए। और सीपीओ मेंस के टाइम पे मैंने मिरर ऑफ कॉमन एरर्स उठाई थी। तो अगर कोई प्रिपरेशन अभी कर रहा है, मैं सजेस्ट करूंगा प्री के लिए एमबी पब्लिकेशन और वॉल्यूम 1 बहुत है, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स उठाने की जरूरत नहीं है। और वोकैबुलरी के लिए मैंने वॉल्यूम 1 और एमबी पब्लिकेशन में जो वोकैब है वो यूज करी थी।
ओके, vocab याद नहीं हो पाती है, याद रह नहीं पाती है। अगर 10 दिन कुछ याद कर लिया तो 10 दिन के बाद कुछ और याद कर रहे तो पिछले का वो भूल जा रहे हैं। उसको कैसे रिवीजन करते थे, कैसे क्या टिक मार्क करते थे, या फिर टहलते टहलते जैसे मेट्रो में कहीं जा रहे हो तो वो उसको रिकॉल करते रहते? मैंने ऐसी प्रिपरेशन नहीं करी कि मैं मेट्रो में जा रहा हूँ या मैं खाना बना रहा हूँ या मैं पढ़ ही रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं था। लेकिन हाँ, प्रिपेयर सब भूलते हैं वोकेबलरी। मैं भी फ्रस्ट्रेट होता था, मैं अपने आप को चाटियां मारता था कि याद क्यों नहीं हो रहे हैं, बाहर सब भूलते हैं। मेरा ये था कि मैं ना शॉर्ट ट्रिक्स कर लेता था। अगर मैं बोलूँ तो जैसे मैं ना गालियों के फॉर्म में याद करता था, टू बी ऑनेस्ट। कोई एक वर्ड है उसको मैं तोड़ मरोड़ लेता था, कोई गाली बना लेता था मैं उसकी, और मैं उससे याद करता था। ओके, तो वोकेबलरी कहाँ से करी आपने? वॉल्यूम 1 से, नीतू मैम से, और उससे एमबी पब्लिकेशन में जो आगे लिखे हुए हैं वहां से। इतना इनफ है? इतना बहुत है, ये भी नहीं याद हो पाते। एमबी पब्लिकेशन में बहुत सारे हैं, बहुत। लेकिन फिर ये है कि अगर किसी को एमबी पब्लिकेशन उसने ले ली, मेरे पास जो बुक है वो 2018 तक की है, मेरा पेपर क्लियर हुआ 2030 में, मैं दोबारा एमबी पब्लिकेशन तो लूंगा नहीं। और तो इसमें क्या था कि जो आरबी रिवॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल है शुभम सर का, वो उसमें पीडीएफ्स डाल देते थे जो भी पेपर होते थे, और एक क्यू मैथ भी है करके, वो उसमें अपना वोकेबलरी डाल देते थे। तो मैं वहां से कवर कर लेता रादर देन परचेजिंग अ न्यू बुक। मैं नए नए जो प्रीवियस ईयर होते थे उनके वहां से कवर करता था। और लेकिन उसका प्लस पॉइंट ये था, अगर किसी को वोकेबलरी करनी है प्रीवियस ईयर, तो जो वर्ड आया है और जो आंसर है वो याद मत करो, जो 3 ऑप्शन है उसके वो भी समझो, उसका मीनिंग क्या है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, अभी जीके जीएस, अभी पैटर्न चेंज हो गया तो उसका वेटेज भी बढ़ा दिया सीजीएल की। अगर बात करें तो जीके जीएस कहाँ से करना है, कौन सी किताब है पढ़नी है, और आपने कहाँ से किया? जीके के लिए ये था कि मेरी जीके बहुत ज्यादा अच्छी है। मेरे मेंस में 75 में से 22 ही आए थे, और सीपीओ में मेरे 50 में से 16 ही नंबर थे। तो ये मेरी बहुत अच्छी जीके है। तो लेकिन जीके मेरा मन भी नहीं करता था पढ़ने का, मुझे पता है स्कोर कैसे आता है। लेकिन मेरी ये थ्योरी, अगर किसी को एसएससी में सिलेक्शन लेना है फाइनल, तो वो 3 सब्जेक्ट्स के बेसिस पे भी ले सकता है अगर चौथी एवरेज है। तो मेरी तो बिलो एवरेज थी, मैं फिर भी अपनी ड्रीम जॉब ले गया। तो जीके के लिए मैंने लूसेंट पढ़ी थी, वो मेरे को समझ नहीं आती थी, लेकिन मजबूरी है, पढ़नी तो पड़ेगी, चौथा सब्जेक्ट है। लूसेंट पढ़ी थी, किरण प्रीवियस ईयर खरीदी थी मैंने इसके लिए, और यूट्यूब चैनल से मैं मंथली करंट अफेयर्स देखता था। मंथली करंट अफेयर्स ये थे कि कभी मैंने स्टडी आईक्यू के देख लिए, कभी अड्डा 247 के। मैं थोड़ा पजल रहता था कौन सा सही है, लेकिन अगर अभी कोई तैयारी कर रहा है मैं उसको रिकमेंड करूंगा इंडोलोगस के करना मंथली करंट अफेयर्स। ये था। और कंप्यूटर सीजीएल में कहाँ से किया? कंप्यूटर मैंने कवर करा था जब मैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहा था। सीजीएल मेंस के टाइम पे मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि मैं सीपीओ फिजिकल की तैयारी कर रहा था। तो मेरा पिछला पढ़ा हुआ यहाँ पे काम आया था। तो कंप्यूटर के लिए मैंने जो लूसेंट होती है उसमें पीछे दे रखे है 4-5 पेज ही दे रखे कंप्यूटर के, वो पढ़ा था। सेकंड बुक मैंने खरीदी थी लूसेंट की, अलग से आती है कंप्यूटर की छोटी सी बुक, वो पढ़ी थी। और मैंने प्रीवियस ईयर जो कांस्टेबल हुआ था 2020 जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हुआ था, उसके मैंने आरबी रिवॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल से प्रीवियस ईयर निकाल लिए थे, और मैंने शॉर्टकट कीज इंटरनेट से देख के याद कर ली थी। तो सीपीओ मेरा ये था। अभी जो बच्चे सीपीओ के लिए सोच रहे हैं, आगे सीपीओ के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कहोगे, क्या मैसेज है उनके? मैं यही बोलूंगा कि अगर किसी को तैयारी करनी है तो सबसे पहले एक रीजन होना चाहिए कि क्यों करनी है, क्योंकि जब डिमोटिवेशन फील होता है तो वो याद कर लेना। और दूसरा कि मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि मैं अपने आप को बोलता था, सपोज अगर 1 महीने बाद अभी बच्चों का सीपीओ का पेपर है, अगर मैं पेपर दे रहा होता तो इस टाइम पे पढ़ते वक्त मैं ये अपने आप को बोल रहा होता कि पेपर देने के बाद अगर मैं अपने आप को क्वेश्चन कर रहा हूँ कि क्या तूने अपना बेस्ट दिया, तो आंसर यस आना चाहिए। ये नहीं कि पेपर हो गया या रिजल्ट हो गया, अगर आप अपने आप को क्वेश्चन कर रहे हो कि क्या आपने बेस्ट दिया और अगर आंसर नो आ रहा है, तो वहां गड़बड़ है। फिर वहां तुम अपने आप को भी धोखा दे रहे हो, अपने घर वालों को भी। कोई बंदा अपने आप से झूठ नहीं बोलेगा। तो जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सोच के करो कि रिजल्ट आने के बाद मुझे अपने आप को हाँ बोलना है कि हाँ भाई मैंने अपना बेस्ट दिया, फिर रिजल्ट चाहे कुछ भी आए फर्क नहीं पड़ता। ओके, आपने एक दिन में मैक्सिमम कितने घंटे पढ़ाई करी है? कोई बोलता मैं 18 घंटे पढ़ता था, कोई बोलता मैं 22 घंटे पढ़ता था। नहीं, ऐसे तो फिर मैं भी बोलता मैं सोता ही नहीं था, 24 घंटे पढ़ता था। ये मेरा ये होता था कि मेरे को 10 घंटे की सीटिंग देनी है। मैं ये हूँ कि अगर कोई बंदा, जैसे कोई बंदा होता है वो 10 घंटे की सीटिंग दे रहा है, 10 घंटे ही पढ़ता है, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं पढ़ते पढ़ते ख्यालों में खो जाता था। तो मेरा ये था, अगर मैं 10 घंटे की सीटिंग दे रहा हूँ तो उसमें 8 घंटे का मैं पढ़ूंगा, इतना मेरे को पता था। तो मैं ऑन एन एवरेज 8 घंटे पढ़ता था, लेकिन 10 घंटे की सीटिंग देके। लेकिन कभी कभी मैंने पेपर के टाइम पे 12 घंटे भी पढ़ा हूँ, लेकिन 14 घंटे तो मेरे को याद नहीं है मैं कभी पढ़ा हूँ। रूटीन कैसा रहता था पूरा सुबह जब खड़े होने के बाद?
मेरा ये था कि अपने ना 3 मेजर सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, जीके और इंग्लिश। मैं सुबह उठते ही मैथ कंप्लीट कर लेता था, क्योंकि अगर नहाने धोने के बाद ये 3 सब्जेक्ट लेके बैठूंगा, एक प्रेशर रहता है माइंड पे कि यार 3 सब्जेक्ट पूरे दिन में कंप्लीट करने हैं। तो नहाने से पहले, उठने के बाद, उठते ही मैं मैथ कंप्लीट कर लेता था, नहाने धोने के बाद मैं अपना इंग्लिश कंप्लीट कर लेता था, शाम को मैं जीके कंप्लीट कर लेता था, डिवाइड कर लेता था, एक साथ 3 चीज लेके नहीं बैठता था। ओके, तो अभी लगभग सारी चीज हमने डिटेल में कवर कर ही ली है। अगर फिर भी आपको लगता है इस इंटरव्यू में कुछ छूट गया जो मैंने आपसे नहीं पूछ पाया, या फिर आप कुछ किसी के लिए मैसेज देना चाहते हो, या कोई बात कन्वे करना चाहते हो, या फिर नए एस्पिरेंट्स को कुछ बताना चाहते हो कि भाई ऐसा ऐसा मत करना, क्या चीजें होंगी जो लास्ट में बोलोगे आप? मैं बस यही बोलूंगा जो तैयारी कर रहे हैं कि भाई आप अपना बेस्ट दो। आप सरकारी नौकरी लोगे तो ऑब्वियसली आपके माँ बाप को भी खुशी होगी, तो उनकी भी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी। तो ये लड़की वड़की का चक्कर छोड़ दो, कुछ नहीं होता भाई इसमें। अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, और ये सोशल मीडिया वगैरह चलाओ लेकिन लिमिटेड चलाओ, और अपना बेस्ट दो, बस ये कह सकता हूँ मैं। ओके ओके हिमांशु भाई, थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए। वंस अगेन कांग्रेचुलेशन फॉर योर अचीवमेंट्स। थैंक यू। आई होप दोस्तों आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा हिमांशु भाई की जर्नी से, जिस तरीके से इन्होंने अपनी सारी चीजें आप सभी लोगों के साथ रखी, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया कि एक हम्बल बैकग्राउंड से आकर 4 साल लगातार संघर्ष किया, कड़ी मेहनत करी, और अपने आप को एक जो उन्होंने सपना देखा वो पोस्ट अपनी हासिल करी, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट। तो ऐसे ही अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो लगातार करते रहिए, मेहनत कभी बेकार नहीं होती है। समय थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा लेकिन एक ना एक दिन अपना सपना जरूर पूरा होगा। तो अब तक नहीं करिए तो अभी भी स्टार्ट कर सकते हो, समय है आपके पास, देरी कभी नहीं होती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पर ऐसे ही टॉप स्टॉक आपको देखने को मिलते रहेंगे। हिमांशु भाई का चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, आगे जो भी चीजें अपडेट होंगी देते रहेंगे, ट्रेनिंग के बारे में दिखाएंगे, जब भी इनको टाइम मिलेगा तो आपको बताते रहेंगे। क्यों हिमांशु भाई? हाँ, शॉर्ट्स डालता रहूंगा। शॉर्ट्स डालते रहेंगे, और इनका इंस्टाग्राम वगैरह भी है तो वो भी फॉलो कर लेना, उसके लिंक्स भी अगर मिल जाएंगे तो हम डाल देंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखेंगे, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।